अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है इमोशनल डिसरेगुलेशन। तो इमोशनल डिसरेगुलेशन क्या होता है? जब हम छोटे होते हैं तब हमें हमारे जो भी इमोशंस होते हैं हम वो अंडरस्टैंड नहीं करते, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है, उस वक्त हमारे लिए बहुत छोटे लेवल पे जो इमोशनल सूदिंग या कंफर्ट हो सकता है वो इमोशनल वैलिडेशन है, जो कि हमें अपने पेरेंट या प्राइमरी केयर गिवर की तरफ से मिलता है। यानी कि बच्चा जो भी इमोशन फील करेगा उसका इजहार रो के करेगा, चाहे वो इरिटेटेड फील करे, एजिटेटेड फील करे, फियर फील करे, हंगर फील करे। हंगर इमोशन तो नहीं है लेकिन एक फिजिकल नीड है। ठीक है, तो बच्चा जब फियर फील कर रहा होता है, फियरफुल होता है, जब जो है वो ओवरवेल्म्ड होता है चीज़ों में, कंफ्यूज्ड होता है, जो भी उसके इनर वर्ल्ड में जो भी चल रहा है वो अपने इमोशंस को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करता और हर चीज़ का इजहार वो रो के करेगा। तो उसको अपने पेरेंट्स से सूदिंग चाहिए होती है, कंफर्ट चाहिए होता है, वैलिडेशन चाहिए होती है। अगर वो रो रहा है तो पेरेंट भी एकदम से उठा के जब उसको कंफर्ट देंगे तो उसको मिररिंग देंगे, यानी कि जब वो रो रहा है तो आप भी सैड फेस बना के उसकी तरफ देखोगे कि क्या हो गया। ठीक है, या बच्चा जो है वो सैड, उसको चोट लगी है और वो एकदम से शो कर रहा है तो आप भी इको बैक करेंगे कि ओ चोट लग गई। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को इकोइंग एंड मिररिंग मिल रही होती है, वो इनकी इमोशनल वैलिडेशन होती है। ठीक है, पूरी लाइफ इमोशंस को अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन बचपन में जो सबसे छोटे लेवल की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होगी वो होगी इमोशनल वैलिडेशन। जब इमोशंस वैलिडेट हो जाएंगे तो वैलिडेटेड इमोशंस माइंड में रजिस्टर्ड हो जाएंगे कि ये इमोशन वैलिडेट हो गया। जब इमोशन वैलिडेट हो जाते हैं ना तो उसके बाद इमोशंस को, पूरी लाइफ इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहती है। इंसान इमोशंस को फेस कर सकता है क्योंकि वो इमोशंस को ओन करता है। जब उसके इमोशंस को इनवैलिडेट कर दिया जाए तो वो अपने इमोशंस को अपने माइंड में इनवैलिडेट कर देता है। चूंकि वो इनवैलिडेट कर देता है तो वो उनको फेस नहीं करता। जब किसी चीज को हम फेस नहीं कर सकते तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक हो गया। इमोशंस वैलिडेट कैसे होते हैं वो तो चीज मैंने आपको बताई है। इनवैलिडेट कैसे होंगे? जब बच्चा एक्साइटमेंट से अपने पेरेंट की तरफ देखेगा, कोई बात शेयर करेगा, अपनी खुशी बयान करेगा, अपनी अचीवमेंट बयान करेगा, एंड parent is too overwhelmed and consumed by their own thoughts and their own life कि वो बच्चे को उसकी एक्साइटमेंट, उसकी अचीवमेंट को मिरर बैक नहीं करेंगे तो बच्चा का वो इमोशन इनवैलिडेट हो जाएगा। बच्चा सैड है, बच्चा अपनी किसी स्कूल में जैसे फर्स्ट डे या कोई भी इवेंट हो सकता है कि बच्चे के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग होती हैं, तो वो अपना फियर, अपना कंफ्यूजन अपने पेरेंट के साथ शेयर करेगा और पेरेंट जो है वो अपनी थॉट्स में, उसकी अपनी थॉट्स जो है वो इतनी ओवरवेलमिंग होगी और इतनी कंज्यूमिंग होगी कि वो बच्चे को सूद नहीं करेगा, उसकी बात नहीं सुनेगा, उसकी बात सुन के अनसुनी कर देगा, ध्यान नहीं देगा। तो
बच्चे का वो इमोशन इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे के लिए मिररिंग एंड इकोइंग बहुत ज़रूरी है। इकोइंग यानी जो बात करें उस बात का दूसरा इंसान उस चीज़ को पलट के वही बात दोबारा इनके सामने बोले, बच्चे के सामने। जैसे बच्चा कहेगा मुझे चोट लगी, जैसे बच्चों के साथ होता है, तो हम कहते हैं कि क्या हो गया, ठीक है, तो वो इको बैक होता है। ठीक है, या बच्चा स्माइल करता है जब ज़्यादा, तो माँ का चेहरा और खिल जाता है उसको देख के। लेकिन जो माँ अपनी ओवरवेलमिंग थॉट्स में, इतना कंज्यूमिंग थॉट्स में इतना ज़्यादा गर्क है कि बच्चा उसके आगे मुस्कुरा भी रहा है, रो भी रहा है, बट मदर इज़ नॉट इवन लुकिंग, और इवन वर्स लुकिंग, बट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। उस बच्चे को ना इक्विंग मिलती है ना मिररिंग मिलती है, उसके इमोशंस इनवैलिडेट हो जाते हैं। अब जिसके इमोशंस को पेरेंट्स इनवैलिडेट कर देते हैं, वो बच्चा खुद भी अपने इमोशंस को इनवैलिडेट कर देता है। इनवैलिडेट कर देने से वो इमोशंस को फेस नहीं करता। जब इमोशंस को फेस नहीं करता तो इमोशंस को समझ नहीं पाता। जब इमोशंस को समझ नहीं पाता तो वो इमोशंस को सेल्फ रेगुलेट करना नहीं सीख सकता। ठीक है, एक और चीज़ होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो ओनली हैप्पी इमोशंस चाह रहे होते हैं, या सर्टेन इमोशंस चाह रहे होते हैं जो उनकी अपनी इनर वर्ल्ड से मैच कर रहे हो, यानी अपनी मिररिंग चाह रहे होते हैं, बच्चे की मिररिंग की परवाह नहीं कर रहे होते। तो बच्चा अगर किसी वजह से एजिटेटेड है, इरिटेटेड है, ओवरवेल्म्ड है, कंफ्यूज्ड है, बच्चे के लिए तो वर्ल्ड पूरा कंफ्यूजिंग है ना, तो उसको तो गाइडेंस चाहिए होती है पेरेंट्स से। तो बच्चा हैप्पी इमोशंस नहीं दे रहा, हैप्पी इमोशंस नहीं शो कर रहा, तो पेरेंट्स उसको कहेंगे कि यू आर अ प्रॉब्लम चाइल्ड, यू जस्ट शो टेंट्रम्स, यू आर अ बैड किड। तो वो बच्चा जो है उसको उसके इमोशंस को बैड बना दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट किसी वजह से अपने इनर वर्ल्ड की किसी परेशानी में, ख़ासतौर पे जाहिर है नार्सिसिस्टिक जो पेरेंट होते हैं, कोवर्ट नार्सिसिस्ट हो, मेलिग्नेंट नार्सिसिस्ट हो, वो अपनी इनर वर्ल्ड में उसको अपनी जो फ्रेजाइल ईगो है उसको बचाने के लिए इतना ज़्यादा वो उसके इस कदर सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं कि वो बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं देते। बच्चों को तवज्जो की ज़रूरत होती है, बच्चों को वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, उनके सब इमोशंस को, उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बच्चे अगर सेफ फील करेंगे अपने इन्वायरमेंट में, अपने इमोशंस के साथ, तो वो अपने इमोशनल वर्ल्ड में सेफ फील करेंगे। वो इमोशंस को अच्छे से समझ पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे, उनसे डरेंगे नहीं, और फ्यूचर में रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी ये चीज़ उनके लिए कारआमद साबित होगी। लेकिन नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को तवज्जो नहीं दे पाते क्योंकि वो इतने सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर वो किसी वजह से परेशान हैं, जो कि 90% ऑफ द टाइम नार्सिसिस्ट जो है वो अपने आप को बचाने में लगा हुआ होता है, परेशानी में होता है, तो बच्चा जो है वो बाय नेचर बच्चे एक्साइटमेंट शो करते हैं, हैप्पीनेस शो करते हैं, सिंगिंग करेंगे, डांस करेंगे कुछ, तब भी बच्चे को नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो हैं वो बैड फील करवा सकते हैं, शेम एंड गिल्ट फील करवा सकते हैं। उसको कहेंगे कि हाउ सेल्फिश यू आर, तुम खुश हो रहे हो, तुम्हें अपनी खुशियों की पड़ी हुई है, हम अपनी परेशानी में, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों एक्साइटेड हो, तुम क्यों शीशा देख रहे हो। तो बच्चे के पॉजिटिव इमोशंस को भी उसके लिए बैड बना देंगे, पॉजिटिव इमोशंस को भी उसकी नज़र में ईवल और बैड बना देंगे। अब जब बच्चा इमोशंस को ईवल और बैड समझना शुरू हो जाएगा
अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको हैप्पीनेस भी सैडनेस भी जब पेरेंट को सूट नहीं करे तो वो दोनों चीज़ों को ही ईवल और बैड बना सकते हैं। तो वो लाइफ में हमेशा यही देखेगा कि दूसरे बंदे को क्या सूट कर रहा है, वो उसको मिररिंग देता रहेगा, उसके इमोशंस को कॉपी करता रहेगा, अपने इमोशनल सेल्फ में कभी ना तो उसको देख सकेगा ना जान पाएगा। ठीक है, तो होता ये है कि जब इमोशंस, बच्चे को पता है कि इमोशंस शो करने से मुझे पेरेंट्स शेम एंड गिल्ट में लेके जाते हैं, वाइब्रेशनली शेम एंड गिल्ट जो है वो बहुत लोअर वाइब्रेटिंग इमोशंस हैं, बहुत ही लोअर लेवल के इमोशंस हैं, वो बड़ों के लिए कैरी करना भी मुश्किल होता है और बच्चे के कंधे पे बोझ डाल दिया जाता है। बच्चा जब इमोशंस को बैड समझ रहा है, उसको पता है कि इमोशंस शो करने से मुझे शेम एंड गिल्ट फील करवाया जाता है, अबेंडमेंट मिलती है, जब मुझे ईवल फील करवाया जाता है कि मैं बुरा हूँ। इमोशंस शो करने का मतलब है कि मैं बुरा हूँ। बुरा कौन बनना चाहता है? आप में से कौन बुरा बन के जी सकता है? कोई भी नहीं। हम बड़े भी अगर कोई गलती भी करें तो हम कहीं ना कहीं माइंड में उसको जस्टिफाई कर लेते हैं, तभी तो हम अपने ज़मीर के साथ रह सकते हैं। बच्चे को बुरा फील करवाया जाता है, बच्चा कहता है कि इमोशंस बैड हैं, इमोशंस की वजह से आई एम टू इमोशनल, आई एम टू सेंसिटिव, इसलिए तो मुझे इतना इंसल्ट, पेरेंट्स इसीलिए तो मुझे लव नहीं करते, मेरी वजह से पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरी वजह से पेरेंट्स का घर का सुकून और पेरेंट्स का सुकून बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब है मैं बैड हूँ, मेरे इमोशंस बैड हैं। अब वो इमोशंस को ईवल और बैड समझना शुरू हो गया कि उसकी वजह से अबैंडमेंट मिलती है, उसकी वजह से पेरेंट्स मुझे बुरा कहते हैं, पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, पेरेंट्स जो है वो मुझे लान तान करते हैं। तो अब इमोशंस को जो इंसान बुरा समझ रहा है और इमोशंस से रिलेटेड उसके लिए इतनी पेनफुल चीज़ें हैं, यानी कि शेम एंड गिल्ट एंड अबैंडमेंट, तो वो इमोशंस को जाहिरी बात है कि बॉटल्ड अप करके कहीं बंद करके रख देगा। वो इमोशंस को एक सेफ इन्वायरमेंट में इमोशंस को फील करना नहीं सीखेगा, तो वो इमोशंस को समझेगा ही नहीं लाइफ टाइम के लिए। जो इंसान इमोशंस को समझेगा नहीं, वो इमोशनली अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना नहीं सीखेगा। हर एक एडल्ट एंड इमोशनली मैच्योर इंसान अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना सीख जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। बचपन में बच्चा एक एक चीज़ के लिए पेरेंट पर डिपेंडेंट होता है, इमोशनल रेगुलेशन के लिए भी पेरेंट पर डिपेंडेंट है कि पेरेंट उसको मिररिंग दें, इकोइंग दें, उसको इमोशनली रेगुलेट करें, उसको सूदिंग दें, उसको सूद करें, उसको रिलैक्स करें, उसकी नीड पूरी करें, इमोशनल नीड पूरी करें। आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चा जो है वो जब उसको वैलिडेशन मिलती जाती है, उसका एक एक इमोशन वैलिडेट रजिस्टर्ड होता जाता है। ठीक है, सेफ इन्वायरमेंट में ये सारा कुछ होता रहता है। फिर जब एक स्टेप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है तो बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो वैलिडेटेड इमोशंस को एक एक करके पढ़ता है, समझता है, यानी इनसाइड वर्ल्ड को जानता जाता है। वो लाइफ टाइम प्रोसेस चलता रहता है। प्रोसेस कहाँ डिसरप्ट हो रहा है? जब पेरेंट शुरू में ही बच्चे को एक तो वैलिडेशन नहीं दे रहे, मिररिंग नहीं दे रहे, इकोइंग नहीं दे रहे, उसको सूद नहीं कर रहे, उसकी इमोशनल नीड पूरी नहीं कर रहे, बल्कि उन्हीं नीड्स को जो एक नेचुरल नीड्स है, बच्चे की नेचुरल नीड्स है और पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन नीड्स को पूरा करे। उन नीड्स के रखने पे बच्चे को शर्मिंदा किया जा रहा है, उसको शेम एंड गिल्ट में डाला जा रहा है, उसको ईवल एंड बैड कहा जा रहा है, उसको अबेंडन किया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे उन इमोशंस से डर जाते हैं। एक सेफ इन्वायरमेंट में वैलिडेशन तो मिलती ही नहीं उन इमोशंस को, वो पहली डिस्ट्रप्शन यहाँ से आ जाती है। इमोशंस को वैलिडेट करना ज़रूरी होता है। इमोशंस को सेफ इन्वायरमेंट में, इमोशंस को बहुत छोटी एज में तो इमोशंस को उस तरह समझा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत छोटे छोटे से लेवल्स में बच्चे भी इमोशंस को समझ रहे होते हैं।
उस वक्त उनको इमोशन से ओवरवेल्म्ड फील करवाया जाए। ऑलरेडी बच्चे ओवरवेल्म्ड होते हैं, उनको मज़ीद ओवरवेल्म्ड फील करवाया जाए, उनको इमोशन से डरा दिया जाए, इमोशंस रखने पे उनको शर्मिंदा किया जाए, तो फिर वहीं पे डिस्ट्रप्शन आ जाती है और बच्चे जो हैं वो इमोशंस को हाइड कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, अपनी इमोशनल सेल्फ को कहीं छुपा देते हैं, अपनी रियल ट्रू सेल्फ को अबेंडन कर देते हैं, तो वहाँ से डिस्ट्रप्शन आ जाती है। इसीलिए तो थेरेपीज़ में अक्सर इस तरह होता है कि इमोशंस को समझने के लिए या बच्चों को इमोशनली एजुकेट करने का जो प्रोसेस होता है उसमें बच्चे को कहते हैं कि अपनी इमोशन को नाम दो। कोई जो बच्चे एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, ठीक है, इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं, तो उनको क्या सिखाया जाता है कि जब कोई इमोशन अराइज हो उस इमोशन को नाम दो, उसका नाम लो कि अच्छा ये इमोशन है, उसके बाद रिलैक्स, काम डाउन होने की कोशिश करो। फिर वो एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, काम डाउन करने के तरीके सिखाए जाते हैं, इमोशनल रेगुलेशन सिखाई जाती है, सेल्फ रेगुलेशन सिखाई जाती है। लेकिन पहला प्रोसेस, इमोशन को एक्नॉलेज करो, उसको नाम दो, यानी वैलिडेट करो। जब वैलिडेट कर दोगे, माइंड में रजिस्टर हो जाएगा, तो फिर फ्यूचर में उन इमोशन को ओवरनाइट कोई नहीं सीख सकता, आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान सीखता है। तो फिर फ्यूचर में आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता करके इमोशन को सीखने और समझने में आसानी होती है। तो सेल्फ रेगुलेशन, जब इंसान डिसरेगुलेटेड होता है तो क्या फील होता है? एक पैनिक अटैक टाइप जैसी फीलिंग होती है, हार्ट बीट तेज होगी, इमोशनली ओवरवेल्म्ड इंसान होगा, जैसे इमोशंस का एक सैलाब है, एक ऐसी चीज़ जो डरा देने वाली है, जो कि हैंडल नहीं की जा सकती, या जो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। क्योंकि जो लोग इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं उनके लिए वो इमोशंस को बॉटल्ड अप करते जाते हैं, उनको किसी क्लोजेट में बंद करते जाते हैं। जिस दिन वो खोलेंगे ना, उस दिन एक पंडोरा बॉक्स होगा, वो एक इस कदर मैस होगा कि वो संभालना मुश्किल होगा। लेकिन एक एक करके इमोशंस को सॉर्ट आउट करके उस पर वर्क किया जा सकता है। वो एक अलग ही प्रोसेस है, एक अलग टॉपिक है, उस पर बात होगी कभी। तो क्या होता है कि जब बच्चे अगर फियरफुल हैं, बच्चे नर्वस हैं, गुस्से में हैं, सबसे बढ़ के तो सर्वाइवल एग्जिस्टेंशियल जैसे क्राइसिस होता है, वैसे ही बच्चों को सर्वाइवल का क्राइसिस होता है कि बच्चे के लिए छोटी सी चीज़ ऐसी है कि बस हम तो गया, बचेंगे नहीं, ठीक है। तो जो लोग जिनके इमोशंस को बचपन में इस तरह का ट्रॉमा मिलता है, उनके इमोशनल रिस्पॉन्सेस एक बच्चे की तरह होते हैं, एक टॉडलर की तरह होते हैं, क्योंकि वो इमोशनली उसी एज में उनके रिस्पॉन्सेस कैद हो जाते हैं, ठीक है। वो उसी एज में बिहेव करेंगे, यानी कि जब गुस्सा आएगा तो एक टॉडलर की तरह से, एक छोटे बच्चे की तरह से वो टेंट्रम शो कर सकते हैं, क्योंकि उनसे हैंडल नहीं होंगे अपने इमोशंस। जब एक्साइटेड होंगे, जब फियरफुल होंगे, जब छोटी सी चीज़ होगी तो उनको लगेगा कि बस हमारी तो अब सर्वाइवल का मसला हो गया है, हम लोग तो पता नहीं बचेंगे ही नहीं। हालांकि इंसान को पता होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं हमें पता होता है कि दिस थिंग इज़ नॉट अ बिग डील, इससे कोई हमारी जान नहीं जाने वाली, बट स्टिल हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी, स्वेटी होंगे, मतलब ऐसा वो बचपन का जो इमोशनल रिस्पॉन्स है बच्चे के लिए तो यही है ना कि ज़िंदगी मौत का मसला हो गया कि अब बचना ही नहीं है। छोटी सी चीज़ है, सपोज करो बच्चा स्कूल जाना शुरू हुआ है और अगले दिन टेस्ट है, जब टीचर पास आएगी और उसने टेस्ट की तैयारी नहीं की हुई, तो ऐसा नहीं स्कूल टाइम में लगता था कि अच्छा बस ये तो ज़िंदगी और मौत का मसला हो गया। तो एक एडल्ट के लिए वो एक बच्चे के से इमोशनल रिस्पॉन्सेज होंगे कि छोटी सी बात, छोटा सा क्राइसिस, छोटे सा मसला लाइफ में आएगा तो हैंडल नहीं हो पाएगा,
वो लगेगा ज़िंदगी मौत का मसला है, हार्ट बीट तेज़ है जी, स्वेटी हैं, ओवरवेल्म्ड है, समझ नहीं आएगी कि इमोशंस को कैसे हैंडल करें। सारा सिस्टम जो है वो उसके सारा सिस्टम, जैसे खौफ में इंसान फ्रीज हो जाता है या फिर टेंट्रम शो करता है जब, तो उस वक्त बच्चे जिस तरह से कर रहे होते हैं तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो इलॉजिकल रहता है, उसको कहते हैं इमोशनली डिसरेगुलेट होना। और इमोशनल रेगुलेशन क्या है कि जैसे बचपन से इमोशंस को समझते समझते इंसान शुरू में पूरी तरह केयर गिवर पे डिपेंडेंट है, पेरेंट पे डिपेंडेंट है इमोशनल रेगुलेशन के लिए। आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान जब इमोशंस को समझता जाता है तो वो सेल्फ रेगुलेशन सीखता है, वो किसी पे इतना डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता। एज के साथ साथ वो अपनी जो है अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आ गई है लाइफ में जाहिर है डिफरेंट मराहिल आते हैं, तो वो इवन एक्साइटमेंट को, वो इमोशंस जो एक पॉजिटिव इमोशंस भी हैं वो भी हैंडल नहीं कर सकता, वो भी ओवरवेलमिंग होंगे उसके लिए, वो भी उसके लिए उसका जो पूरा सिस्टम है उसको डिसरेगुलेट वो फील करेगा, उसका पूरा सिस्टम डिसरेगुलेटेड हो जाएगा। तो ये था जनाब इमोशनल रेगुलेशन एंड इमोशनल डिसरेगुलेशन, कि हम लोग किस तरह से बचपन की डिस्ट्रप्शन हमारे लिए आगे चल के प्रॉब्लम्स पैदा करती है। तो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।